हेलो प्यारे बच्चों बच्चों आज हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी पावर। इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं बच्चों आज से। और वर्क एनर्जी पावर मैकेनिक्स का एक ऐसा चैप्टर है बच्चों, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट आप सीखने वाले हो और जितने पिछले कंसेप्ट आपने सीखे हैं वो भी इस्तेमाल होते हैं, प्लस इस चैप्टर में बहुत सारे आपको कंसेप्ट मिलते हैं। मतलब कंसेप्ट क्या कह सकते हो आप, फिजिक्स के हथियार मिलते हैं, मतलब बहुत सारे वेपन मिलेंगे आपको ताकि नई नई प्रॉब्लम के साथ आप लड़ सको। तो आज हम शुरू कर रहे हैं बच्चों वर्क एनर्जी पावर, और बहुत लंबा टॉपिक होता है बच्चों ये। और आज की जो क्लास है वर्क एनर्जी पावर में, वर्क एनर्जी पावर बच्चों, इसमें आज हम पढ़ेंगे मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क। अब क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि क्या स्पेशल है इस चैप्टर में, ऐसा समझ रहे हो भाई? जैसे मैंने आपको बताया कि यार बड़ा ज्यादा कॉन्सेप्ट है, तो क्या ऐसा है इस चैप्टर में कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से है। तो बच्चों होता क्या है कि अब तक जैसे आपने मोशन 1D पढ़ा, 2D पढ़ा, तो आपने पार्टिकल का मोशन पढ़ा, पार्टिकल कहां पहुंचेगा, कितनी देर में पहुंचेगा, है ना, कितनी स्पीड से पहुंचेगा, ये सब क्वेश्चन थे। फिर आपने अगला चैप्टर पढ़ा लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन मतलब कॉज ऑफ मोशन, मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब पार्टिकल चल क्यों रहा है, रुका क्यों, इन सबको ढूंढते थे हम, है ना, कॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर में बच्चों हम पार्टिकल के दर्द को समझेंगे। बेचारा वर्क कर रहा है, बताओ चला बेचारा, अगर चला है तो वर्क किया होगा, है ना, एफर्ट किए होंगे, पावर लॉस हुई होगी, एनर्जी गेन या लॉस हुई होगी। तो ये सब समझने जा रहे हैं बच्चों इस चैप्टर में, ठीक है। इसमें कोलिजन पढ़ेंगे, इसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ेंगे, मोमेंटम पढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें हैं बच्चों। और वर्क एनर्जी थ्योरम, पावर, वर्क आज शुरू कर रहे हैं, ठीक है। देखो वर्क, देखो बच्चों वर्क कई प्रकार का होता है। वर्क मैकेनिकल वर्क, केमिकल वर्क, थर्मोडायनेमिक वर्क, मेंटल वर्क, भाई इतने सारे नाम हो सकते हैं। पहले मैं थर्मोडायनेमिक वर्क बताऊं आपको, आपने केमिस्ट्री पढ़ भी लिया होगा इसी सेशन में। जैसे एक बलून में हवा भर रहे हो आप, तो बलून एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, जा तो कहीं नहीं रहा ना, वहीं पे अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहा है। दैट इज थर्मोडायनेमिक वर्क, ठीक है। एक होता मेंटल वर्क, मैं आज से पढ़ना शुरू करूंगा, आज तो पक्का पढ़ूंगा, अरे आज तो नींद आ रही है कल से पढ़ूंगा, ये भी एक वर्क है, ये मेंटल वर्क है। सोच तो रही हो ना। हम इस फिजिक्स में, हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं बच्चों एक ऐसा मतलब वर्क, मतलब जब पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा हो, समझ रहे हो, पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट के दौरान किसी फोर्स के एफर्ट से कोई वर्क हो रहा हो, ठीक है, चाहे वो भले मोशन को रोकने की कोशिश कर रहा हो, चाहे वो हेल्प कर रहा हो मोशन को, चाहे कुछ भी ना कर रहा हो, मतलब वर्क इज सेड टू बी डन। मतलब मैकेनिकल वर्क की डेफिनेशन, वर्क इज सेड टू बी डन, इज सेड टू बी डन on an object when a force is applied during the during the displacement ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जब किसी डिस्प्लेसमेंट के दौरान, ठीक है, कोई फोर्स अप्लाई हो रहा हो। कैसे सर? देखो जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे फोर्स लगा ऐसे, ठीक है, और ऑब्जेक्ट किसी वजह से यहां पहुंच गया, ठीक है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर, ये एंगल है थीटा। तो जो बच्चों मैकेनिकल वर्क होगा दैट विल बी एफ डॉट डेल्टा आर, ठीक है। मैकेनिकल वर्क कितना होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और क्या लिख सकते हैं बच्चों इसको? फोर्स डेल्टा आर कॉस थीटा, ठीक है। ये है डेल्टा आर, क्या है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों। और एफ क्या है? फोर्स, ठीक है। और थीटा क्या है? यहां एंगल बिटवीन एफ एंड डेल्टा आर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। क्लियर है? तो ये वर्क आ गया। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर ऐसा केस हो जाए, ऐसा कुछ कि मतलब थीटा जीरो हो जाए, जीरो होने का मतलब बच्चों जिधर फोर्स लग रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी उधर ही जा रहा है,
सर जिधर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है उधर ही जाता है ऑब्जेक्ट। कई बार ऐसा भी होता है मोशन किसी और वजह से हो रहा हो और फोर्स अपोज कर रहा हो, जैसे भी दिखाऊंगा मैं। फोर्स किसी और वजह से है और मोशन किसी और वजह से है। देखो अभी फिलहाल थीटा 0, तो cos 0 कितना हो जाएगा 1, तो वर्क मैक्सिमम हो जाएगा एंड दैट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं बच्चों, तो वर्क डन मैक्सिमम होता है और पॉजिटिव। थीटा इक्वल टू पाई। देखो बच्चों ऐसे ऑब्जेक्ट तो आगे जा रहा है, ठीक है, और फोर्स पीछे। सर ऐसे कैसे हो सकता है? जैसे बाइक चला रहे हो आप, तो एयर रेजिस्टेंस आपके ऊपर पीछे की तरफ लग रहा है और आप आगे जा रहे हो, तो उस केस में फोर्स आगे की तरफ है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट आपका आगे है, फोर्स पीछे की तरफ है। और कॉस पाई कितना होता है बच्चों? -1। वर्क कितना होगा? -F डेल्टा आर। ठीक है, -F डेल्टा आर। और ये कितना होगा बच्चों? मिनिमम। थर्ड देखो ये फोर्स, ये डेल्टा आर, ठीक है, ये एंगल है 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होगा बच्चा? 0। वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। फिर ये वर्क 0 भी हो सकता है। हाँ, जैसे ऐसा सोचो आप, जब ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और जैसे इंसान आगे चल रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, और ग्रेविटी से मैं वर्क पूछूं तो वर्क डन कितना होगा? 0। अच्छा, यहाँ एक मजेदार बात भी है। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि यार एक कूली है, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे वर्क मतलब सामान लेके जा रहा है, तो वर्क डन बाय कूली, तो आपका आंसर आएगा 0। बच्चों ये क्वेश्चन गलत है, इसको ऐसे कभी नहीं पूछना चाहिए। यार तुम कूली को कहो कि भाई ऐसे किस बात के 0 है वर्क डन तेरा, बच्चों वो तुमसे तो कम बात करेगा, मेरे पास पहले आएगा कि तुम्हें फिजिक्स कौन पढ़ाता है, साइंस किसने पढ़ाई तुम्हें। बच्चों मतलब ये क्वेश्चन गलत है, आंसर तो ऑब्वियसली गलत होगा। यहां क्वेश्चन होना चाहिए वर्क डन बाय कूली अगेंस्ट ग्रेविटी कितना है, तो उसका आंसर 0 है। अदरवाइज वर्क तो है कुछ ना कुछ। ठीक है, ठीक है, तो वर्क तो उसने किए होंगे भाई, एयर रेजिस्टेंस के खिलाफ फ्रिक्शन ने वर्क किया उसके ऊपर, तो बहुत सारे वर्क है। ठीक है, मस्कुलर वर्क है, ग्रेविटी का वर्क डन 0 है। तो अब मैं आपको इसके सारे एग्जांपल एक ही क्वेश्चन में दिखाता हूं कि मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा है, देखो अगले पेज पे जाते हैं। जैसे ये आदमी है, ठीक है, ये यहां से यहां पहुंच गया, ठीक है, तो यहां से यहां पहुंचा ना आगे, तो इस पर कितने फोर्स लग रहे थे? तो देखो कौन कौन से फोर्स होंगे। एक तो होगा फ्रिक्शन, ठीक है, एक होगा mg, एक होगा नॉर्मल रिएक्शन, एक होगा एयर रेजिस्टेंस, है ना। मुझे बताओ फ्रिक्शन की वजह से वर्क, अच्छा कुछ को लगा सर फ्रिक्शन पीछे होना चाहिए, सर आप तो आगे दिखा रहे हो। भाई अगर एक आदमी रस्ट से आगे चला है तो फ्रिक्शन आगे होगा, आपको नहीं पता तो फ्रिक्शन देखो, पढ़ो, समझो उसको, फ्रिक्शन आगे ही लगेगा इस आदमी पे। तो फ्रिक्शन आगे, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव। वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस नेगेटिव, क्योंकि ये आगे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट पीछे, मतलब डिस्प्लेसमेंट आगे और एयर रेजिस्टेंस पीछे की तरफ है। वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन 0, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी 0। समझ में आया बच्चों? क्लियर है? तो इस तरीके से ये इतना आपको समझ में आ गया कि यार ये वर्क कैलकुलेट किए जा सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। क्लियर? अब देखो, अब आज मतलब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वर्क में हमेशा याद रखनी है कि वर्क ना कभी भी अगर कैलकुलेट करना है आपको, सबसे पहले वर्क जब भी पूछा जाए आपसे ये देखना कौन से फोर्स की वजह से पूछा है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, और वैसे भी आपको मिलेगा वो, तो ये नहीं केवल वर्क डन फाइंड करना, कौन से फोर्स की वजह से पूछा है, ये एक बड़ी बात है। अच्छा अब देखो, इसके बाद बच्चों मान लो आगे बढ़े हम, जैसे पहले हम वर्क को कैलकुलेट करेंगे, वर्क इन, हाँ जैसे एक और बात बताता हूं, जैसे सर्कुलर मोशन है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन में दो फोर्स लगते हैं, एक सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वर्क डन कितना होगा बताओ जरा। तो देखो ये हमेशा बच्चों डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा, तो इस पे वर्क डन 0 होगा, हमेशा याद रखना है। तो वर्क डन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन में 0 होगा। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि यार चंदा मामा है, अर्थ है, मून सन के अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, तो थक क्यों नहीं जाता, रुका क्यों नहीं कि भाई मैं तो बहुत ज्यादा घूम लिया, तो कारण क्या है, क्योंकि इसका वर्क डन
जीरो होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से कोई वर्क नहीं हो रहा है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हमेशा, ठीक है। जो भी फोर्स हो सकता है, वर्क हो सकता है, वो टेंजेंशियल फोर्स की वजह से हो सकता है। तो मून पे तो टेंजेंशियल फोर्स होता ही नहीं है। तो सर्कुलर मोशन में, अगर किसी सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल फोर्स है तो उसकी वजह से वर्क होता है, अदरवाइज सेंट्रीपिटल से वर्क नहीं होता। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब देखो, वर्क डन इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, वर्क डन इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो बच्चों, पहले वर्क के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, फिर मैकेनिक्स में जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो देखो, जैसे ये पार्टिकल है, ठीक है, यहां पे है, इसकी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं एक्स वाई, ठीक है, इसकी पोजीशन है वेक्टर आर, R1 X1 Y1, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर क्या लिखना सिखाया बच्चों मैंने आपको, X1 I कैप, Y1 J कैप। अब ये पोजीशन पार्टिकल यहां से चलते चलते यहां पहुंच गया, ठीक है। अब देखो इसके पोजीशन वेक्टर, वेक्टर 2, क्या कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों इसके, क्यू को पोजीशन के कुछ तो होंगे, X2 Y2, ठीक है। तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा, R2 X2 I कैप प्लस Y2 J कैप। 3D भी ले सकते हो बच्चों, 3D में क्या आ जाएगा, K कैप भी आ जाएगा, लेकिन 3D तक के न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते। अब देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि भाई अगर ये यहां से यहां पहुंचे, ठीक है, यहां से यहां, तो डेल्टा R, ये डिस्प्लेसमेंट होगा ना, जा तो ऐसे रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखना है। तो वर्क डन, फोर्स भी होगा भाई कहीं इस पे, तो मान लो इस पे फोर्स ऐसे लग रहे हैं वेक्टर फॉर्म में, तो वर्क डन जो होगा F, दैट इज, देखो बच्चों, अरे फोर्स कैसे लिख दिया है, देखो F डॉट डेल्टा आर, ठीक है। अब डेल्टा आर अलग से सॉल्व करते हैं, तो डेल्टा आर होगा बच्चों R2 माइनस R1 वेक्टर, ठीक है, और R2 कितना होगा, X2 माइनस X1 I कैप प्लस Y2 माइनस Y1 J कैप। करके देख लो भाई, जब सब्ट्रैक्ट करोगे इसको इसमें से तो यही तो आएगा। तो देखो वर्क डन, अच्छा डॉट प्रोडक्ट आता है सबको, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आई कैप वाले आई कैप में मल्टीप्लाई कर दो, जे कैप वाले जे कैप में, बस। तो नहीं पता तो वेक्टर पढ़ो भाई। अब F हो जाएगा, अब देखो बच्चों ये 2 डायमेंशन सिस्टम है, तो फोर्स भी क्या होना चाहिए 2 डायमेंशन में, इसके 2 कंपोनेंट होने चाहिए, ठीक है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। तो देखो F डॉट, F की वैल्यू मैं लिखने जा रहा हूं एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप डॉट डेल्टा, देखो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, ऐसे लिख सकता है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप डॉट डेल्टा एक्स आई कैप डेल्टा वाई जे कैप, ऐसे लिख सकते हैं। अब इनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आई कैप वाले आपस में, जे कैप वाले आपस में, तो एफ एक्स डेल्टा एक्स एफ वाई डेल्टा वाई। फिर क्या ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, नहीं बच्चों, मतलब जस्ट आपको बताया, ठीक है, कि ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। और ये तब है व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट, ठीक है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो इसका इस्तेमाल करो, और अगर फोर्स वेरिएबल है तो देखो इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्स, बच्चों इंटीग्रेशन रूल, मतलब क्या करना है हमें, अगर फोर्स वेरिएबल है तो छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे हम इस पाथ के, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो क्या करेंगे फिर हम छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, एफ डी आर वन एफ टू डी आर टू, समझते हो बच्चों, F3 DR3 ऐसे, और इनको जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन
ऐसे लिख लो, ठीक है, ये वर्क डन आ जाएगा, ठीक। और वेयर डी आर क्या होगा, डी आर वेक्टर होगा बच्चों डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप, ठीक है, समझ में आया। एक मिनट, इसको थोड़ा साफ सा लिख दूं ऐसे, ये डी आर वेक्टर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, देखो नोट करो इसको। अब मैं थोड़ा सा अगले पेज पे पढ़ता हूं, जैसे देखो वर्क डन इक्वल टू आ गया एफ डॉट डी आर, ठीक है, ऐसे लिखा, वेयर एफ वेक्टर इक्वल टू एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप, ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों, सोचो, है ना। और डी आर वेक्टर डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप, वर्क डन क्या हो जाएगा, देखो एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप, ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों, समझ रहे हो, ऐसे वैल्यू लिखी जा सकती है बच्चों इसकी, ठीक। अब देखो इसको अलग से इंटीग्रेशन में यहां मल्टीप्लाई कर देने आई कैप वाले आपस में जे कैप वाले आपस में, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई, और अलग से इंटीग्रेशन करना हो तो एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, ठीक, ऐसे लिख सकते हो बच्चों। कोई डाउट यहां तक, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। सर अब इसमें ना लिमिट, अब देखो x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो अगर x के कोऑर्डिनेट दे रखे भाई यहां से वहां गया तो वो ऐसे रख दो, जैसे फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल यहां से यहां गया, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, है ना, इनिशियल और फाइनल वैल्यू, वो कोऑर्डिनेट रख देना है आपको, ठीक। अब ये सब फॉर्मूले याद नहीं रखने, आपको समझना आ गया तो बस सीधे क्वेश्चन करने पे आएंगे हम, ठीक है। देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं अब, ठीक, क्वेश्चन करते हैं। और ये कब है, जो वेरिएबल फोर्स हो। अब देखो आप भी क्वेश्चन करके दिखाओगे, देखो बच्चों फोर्स इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन, भाई ये फोर्स है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है वो यहां से 2,3 और यहां एक पॉइंट पे चला गया 5,4, ठीक है, वर्क डन बताओ। तो देखो बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अच्छा बताओ, ये फोर्स है और ऑब्जेक्ट पार्टिकल ऐसे चल रहा है, अच्छा जरूरी नहीं होता बच्चों, इसी देखो मजेदार बात, हम वर्क कैलकुलेट करने जा रहे हैं, अच्छा वर्क एक स्केलर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर, ठीक है। मैं जो बताने जा रहा था, जैसे फोर्स है 2i कैप प्लस 3j कैप, जूल भी लिख सकते हैं आप, 2i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन, ये फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट ये लिखा हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि ये इस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ हो सकता है किसी और फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ हो, ठीक है, लेकिन लिखेंगे यही, मतलब हमें इसकी वजह से कैलकुलेट करना है तो इसलिए सॉल्व कर रहे हैं, हो सकता है किसी और वजह से चल रहा हो, ठीक। तो देखो समझो बच्चों, तो वर्क डन हो जाएगा एफ डॉट डेल्टा आर, समझ रहे बच्चों, ऐसे लिखा, और फोर्स कितना है 2i कैप, अच्छा ये कांस्टेंट है वेरिएबल है, देखो ये कांस्टेंट है बच्चों, इसमें मैग्नीट्यूड भी फिक्स है और डायरेक्शन भी फिक्स है, ठीक है, 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट डेल्टा आर कितना है बच्चों, तो 5 माइनस 2i कैप प्लस 4 माइनस 3j कैप, ऐसे लिख देंगे। देखो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप और 5 माइनस 2 कितना होता है बच्चों, बताओ, 3i कैप प्लस j कैप, ठीक है, कैलकुलेशन देखते रहना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है बच्चों, 5 माइनस 2 4 माइनस 3, ठीक है। अब देखो 3 दूनी 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, कितना आ गया 9 जूल, क्लियर है बच्चों, तो 9 जूल वर्क होगा अगर ये फोर्स की वजह से, ये पार्टिकल यहां से यहां डिस्प्लेस हो रहा है और इस फोर्स की वजह से इतना होगा वर्क, ठीक, समझा गया बच्चों, क्लियर है। और अगर इसकी बजाय ऐसे देता क्वेश्चन, अ फोर्स
2i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन। ठीक है, ये फोर्स है और पार्टिकल अपनी पोजीशन बदल रहा है। पार्टिकल चेंज इट्स पोजीशन। बच्चों हम ना बिल्कुल एकदम बेसिक क्वेश्चन से उठा रहे हैं, बिल्कुल एकदम इससे छोटे क्वेश्चन नहीं हो सकते। चेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम R1 2i कैप प्लस j कैप टू R2 4i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, फाइंड वर्क डन। ठीक है, ड्यू टू दिस फोर्स। तो देखो क्या करना है बच्चों, वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे करोगे। और डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, R2 माइनस R1, और फोर्स कितना है ये, तो 2i कैप प्लस 3j कैप, और डेल्टा R कितना होगा, R2 माइनस R1। ठीक है, तो 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट R2 माइनस R1, 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2i कैप प्लस j कैप, ऐसे लिखा। इसको मल्टीप्लाई करो बच्चों, ये R2 माइनस R1 लिख दिया। इस बार पूरे ही पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, जैसे पहले उसमें कोऑर्डिनेट दे रखे थे, तो फर्क नहीं पड़ता यार कुछ भी। ये कितना हो जाएगा, i कैप वाले 2i कैप और 3 माइनस j 2j कैप, समझ रहे हो, 4 माइनस 2 2 और 3 माइनस 1 2। ठीक है, अब देखो बच्चों कितना आ गया है, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 10 जूल। ठीक है, सब आया बच्चों, ये वर्क डन हो गया, वर्क। ठीक है, अब इस केस में भी ये फोर्स वेरिएबल नहीं था, कांस्टेंट था। ठीक है, वेरिएबल फोर्स कैसा होता है, तो देखो फोर्स आया बच्चों 2i कैप प्लस 3j कैप, ये तो हुआ कांस्टेंट। अगर मैं ऐसे लिखूं F इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 3y स्क्वायर j कैप, बताओ बच्चों ये फोर्स वेरिएबल है कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, बताओ ये वेरिएबल है बच्चों, x और y के साथ बदल रहा है ये फोर्स। ठीक है, x और y के साथ बदल रहा है, तो ये फोर्स वेरिएबल है। बच्चों दो तरीके के वेरिएबल होते हैं, एक होते हैं जो पोजीशन के साथ बदलते हैं, एक होते हैं जो टाइम के साथ बदलते हैं, जैसे 3t स्क्वायर ऐसे लिख दिया मैंने, तो देखो वक्त के साथ बदल रहा है। भाई इंसान भी होते हैं, जगह के साथ बदलना पड़ता है, जैसा देश वैसा भेष बोला है, और वक्त के साथ भी बदलना पड़ता है। देखो पहले ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन हो गया सब कुछ है, तो ये चेंज है। तो ये पोजीशन के साथ बदलना और टाइम के साथ बदलना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं बच्चों, जैसे फोर्स एक्स आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप ऐसे लिखा हुआ है, और पार्टिकल डिस्प्लेस फ्रॉम पी ऐसे, पी से क्यू जा रहा है 1 2 और 2 3 ऐसे कोऑर्डिनेट है। आप सॉल्व करके देखो, वीडियो रोक के आप खुद करके देखो, जरा रोको बच्चों और सॉल्व करो, देखो क्या कर सकते हो, कितना सीखा आपने। तो सबके दिमाग में आ रहा होगा यार वर्क डन तो आएगा, इस बार तो इंटीग्रेशन करना है ना। तो आपने अगर गलती करी होगी तो क्या करा होगा, आपने डेल्टा आर कैलकुलेट कर लिया होगा, तो ऐसा नहीं करना। क्या करना है बच्चों, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। ठीक है, और डी आर मैंने बताया था फिक्स होता है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, और फोर्स हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। ठीक है, डॉट डी आर कितना होगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ऐसे एक्स डी एक्स वाई स्क्वायर डी वाई लिख सकते हैं ना बच्चों। अब देखो x की वैल्यू, x के रेस्पेक्ट में x कहां से कहां तक वेरी करेगा, 1 से 2, और y 2 से 3, x 1 से 2 और y 2 से 3, ऐसे होगा नहीं होगा, x की वैल्यू 1 से 2 और y 2 से 3। देखो समझ रहे बच्चों, ऐसे करना है। आपने क्या गलती कर दी, डेल्टा आर कर बैठे होंगे, हो सकता है ऐसा, 90% क्लास में बच्चे ऐसा करते हैं। तो अगर आपने ऐसा किया तो कोई बात नहीं, कॉमन मिस्टेक है। ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर बाई 2 1 2 2, ये हो जाएगा वाई क्यूब बाई 3 2 2 3। ठीक है, ये हो जाएगा 4 बाई 2 माइनस 1 बाई 2। ठीक है, प्लस
27/3 माइनस 8/3। समझ रहे बच्चों कैलकुलेशन? 3 3 9, 3 27 और x की जगह 2 ऐसे लिखा, कर लो बच्चों। ठीक है, समझ में आई? इस तरीके से वर्क कैलकुलेट करना था। क्लियर? तो जब x का y का फंक्शन आए तो वेरिएबल फोर्स, इसका मतलब इंटीग्रेशन नहीं, इंटीग्रेशन करना है लेकिन डेल्टा आर नहीं करना वो। ठीक है, मतलब कौन सी बात, ये डी आर लिखना है। अब एक मजेदार क्वेश्चन देता हूं बच्चों आपको। क्या मजेदार क्वेश्चन? देखो बच्चों, फोर्स, अब तुम्हारा थोड़ा सा मैथ्स भी चेक हो जाएगा। एक्स वाई वाई जे कैप वाई एक्स स्क्वायर जे कैप, देखना बच्चों क्या कर दिया ये है, दोनों जगह एक्स वाई और पॉइंट दिया है बच्चों 1,2 to 2,2। पार्टिकल 1 से 2, 2 से P से Q जा रहा है। ठीक है, वर्क डन बताओ। अब देखो ध्यान से देखना बच्चों, वर्क डन तुमने सोचा भाई वेरिएबल है F डॉट डी आर है ना, F कितना होगा, एक्स वाई आई कैप प्लस वाई स्क्वायर एक्स जे कैप और डॉट डी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, ऐसे लिखेंगे है ना। देखो एक्स वाई डी एक्स वाई स्क्वायर एक्स डी वाई। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब तुम फंस गए यहां के, यार एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है और एक्स भी और वाई भी है, यहां वाई स्क्वायर और यहां पे भी वाई। अब थोड़ा ध्यान से देखो जरा, एक्स कहां से कहां चेंज हुआ, 1 से 2 और वाई 2 से 2, और वाई तो चेंज ही नहीं हुआ है, ये तो धोखा है, वाई चेंज ही नहीं हुआ बच्चों। तो चेंज नहीं हुआ तो क्या करेंगे, आप रख के देखो y की वैल्यू 2 है तो dy 0 आएगा, चेंज ही नहीं हुआ बच्चों। जहां जहां y लिखा है वहां उसकी जगह 2 रख दो, एक ही तो वैल्यू है, तो x y की जगह 2 रख दिया dx, और x कहां से कहां तक चेंज हुआ है, 1 से 2। ये है बच्चे इस क्वेश्चन का लॉजिक। ठीक है, तो 2 बाहर आ जाएगा, 1 से 2 x dx, तो 2 यार ये ना देखो 2 और एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ना इसका, 1 से 2, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर बाई 2। सॉल्व कर लो बच्चे, एक 2 ये 2 इंटू 2 माइनस 1 बाई 2, सॉल्व करो जितना भी आ रहा है। ठीक है, 3/2 2 दूनी 4 माइनस 1 3/2 3 दूनी 6 6/2 3 आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लेना बच्चों कैलकुलेशन में बात की। मेन मुद्दा ये था कि एक्स और वाई दोनों वेरिएबल थे, है ना। तो इस तरीके से बच्चों वर्क कैलकुलेट किया, ये फॉर्मूलों का इस्तेमाल सीख रहे हैं आज हम। अब देखो नेक्स्ट, जैसे हमने पढ़ा कि इंटीग्रेशन वर्क डन है एफ डी आर, है ना, या अगर हम एक्स वाई कहें तो एफ डी एक्स लिख देते हैं, एक डायमेंशन में पार्टिकल चल रहा है तो वर्क डन हो गया एफ डी एक्स, ऐसे लिखा। याद करो बच्चों, हमने क्या सीखा था कि जब कहीं ऐसे लिखा हो वाई डी एक्स तो इसका मतलब क्या होता है, पढ़ा था ना, एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ, कई बार पढ़ा चुका बच्चे इसको मैं। जैसे देखो अगर ये एक्स है ये वाई है और मैं ये कहूं कि यार इसका एरिया पता करना है इतने कर्व का, तो क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े तोड़ते हैं ना, तो ये वाई हो गया लेंथ और ये थिकनेस कितनी है dx, तो ऐसे y इंटू डी एक्स एरिया आ गया, और ऐसे करते 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 सबको जोड़ दो तो टोटल एरिया नहीं आ जाएगा है। तो देखो बिल्कुल ऐसा ही बच्चे यहां कर रहे हैं, देखो ये y और ये x, ठीक है, सॉरी यहां y नहीं लिखेंगे, यहां हम लिखने जा रहे हैं फोर्स, यहां लिखने जा रहे हैं फोर्स, और यहां लिख दिया हमने x मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे ये ग्राफ है इस तरीके से, ठीक है। अब देखो हमसे पूछा जा रहा है वर्क बताओ, तो भाई क्या करें, तो एक बात सोचो, इसका एरिया तो हम कभी सॉल्व कर नहीं सकते भाई, कभी पढ़ा नहीं ऐसे कर्व का, तो क्या करते हैं, छोटा सा एक ट्रायंगल ऐसे एक स्ट्रिप ले लेते हैं, बिल्कुल वही जो मैंने यहां बताया। तो इसकी लेंथ मान ली f, और ये कितना हो गया, छोटी सी लेंथ dx, है ना। तो जब वर्क कैलकुलेट करोगे, इसका एरिया कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा एफ डी एक्स, और ऐसे करते करते बहुत सारे एरिया कैलकुलेट करोगे, तो यहां से यहां तक, है ना, x की लिमिट मान लो x1 से x2 तक, तो टोटल एरिया आ जाएगा ना,
है ना। तो ये क्या आया, टोटल एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ। ठीक है बच्चों, इस तरीके से क्लियर। अच्छा, अगर ये ध्यान रखना है कि अगर मान लो ऐसे जा रहे हो एक्स और ये एफ, ठीक है, और कुछ ऐसे दे रखा है ग्राफ, तो ये एरिया पॉजिटिव लेना है, ये नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इसमें वर्क नेगेटिव होगा, फोर्स नेगेटिव हो गया ना, तो फोर्स पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, वर्क नेगेटिव आएगा। यहां पे मान लो ये ऊपर वाला एरिया A1 है और नीचे वाला एरिया A2, तो वर्क होगा A1 माइनस A2। क्लियर है बच्चों? अब देखो, अब जैसे मैं तुमसे कहूं कि बेटा ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और ये 2, ये 4, ये 10, वर्क डन बताओ। ठीक है। अच्छा, फोर्स ग्राफ के क्वेश्चन में थोड़ा यूनिट वगैरह भी देखते हैं हमेशा। पता लगा ये डाइन में लिखा हुआ सीजीएस में यूनिट, ग्राफ के क्वेश्चन की तहजीब होती है कि आप हमेशा यूनिट देखो और क्वांटिटी देखो। तो हमें क्या करना है, एरिया पता करना है ना। तो ये कौन है, ये तो ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड, ये पूरी लेंथ 4 है और ये कितनी है 2, इंटू सेपरेशन। ठीक है, तो 6 5 30, 30 आ जाएगा, 2 5 10 और ये 4 2 6 6 30 जूल, ये वर्क आ गया। ठीक है बच्चों। बच्चों अब आपके लिए एक बढ़िया सी इंफॉर्मेशन देता हूं मैं आपको। अगर आप क्लास 6 से 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप अपनी प्रिपरेशन को चेक करना चाहते हैं, या आपको इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन चाहिए, प्लस पे फ्री चाहिए, जीतना है आपको, तो आपके लिए अनअकैडमी ने एक एसेंड नाम से ऑल इंडिया चैंपियनशिप शुरू करी है क्लास 6 से 12th के बच्चों के लिए, जिसका एग्जाम होना है 13 Feb 2020 को 11 से 12 के बीच में। 1 आवर का एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होना है बच्चों। अगर आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट है ये, और इसका अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको 5 लाख की वर्थ की स्कॉलरशिप मिलने वाली है, जिसमें आपको 2 ईयर सब्सक्रिप्शन, 2 ईयर मतलब आपको पूरा सब्सक्रिप्शन फ्री मिल सकता है बच्चों। ठीक है, जो भी इसमें बेस्ट बच्चा रहेगा उसके लिए। और इसका अप्लाई कैसे करना है इसको ये बता देता हूं बच्चों में। तो देखो, एनरोल करने का तरीका है कि अनअकैडमी के ऐप पे जाओगे, आप होम पेज पे जाओगे। ठीक है, जो होम पेज होता है ये वाला, देखो बच्चों, ये होम वाले पार्ट पे गए और होम में सीबीएसई, जिस भी क्लास में आप सीबीएसई क्लास 11th या 12th, उसे टिक करना है। और उसमें बाद में जो नीचे एक ब्लॉक होता है जिसमें क्लास टेस्ट और टेस्ट सीरीज और क्लासेस का टैब होता है, उसको क्लिक करेंगे और इसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मेट मैं आपको बता दूं, जो भी क्लास है आपकी तो उसमें एनसीईआरटी का सिलेबस आएगा। ठीक है, अगर आप 6th में, 7th में, 8th में, 9th और कोई भी स्ट्रीम, समझ रहे हो, जो आपके कजन वगैरह होंगे, सिबलिंग, उनको भी बता सकते हो, कोई भी आपकी स्ट्रीम हो सकती है, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, उसके लिए ये टेस्ट है। तो एक अच्छा मौका है। तो आज की क्लास मैंने आपको वर्क क्या होता है, वर्क एनर्जी पावर में उसका बेसिक फॉर्मूला इस्तेमाल करना सिखाया, फॉर्मूला इंटीग्रेशन वाला, बिना इंटीग्रेशन वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अगली क्लास में बच्चों हम इस पे मैकेनिकल क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वो, तो उसे देखेंगे। ठीक है, बाय बच्चों, थैंक यू।